तो रैंडम क्वेश्चन सीरीज में आप सबका स्वागत है और बिना टाइम वेस्ट किए ये रहा पहला क्वेश्चन। थॉर के पास अगर फिजिकल पावर्स की जगह मैजिकल पावर्स होती तो क्या होता। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो थॉर की थंडर पावर्स भी मैजिकल ही है, लेकिन अगर थॉर प्योर मैजिक बेस्ड कैरेक्टर होता तो थॉर की पावर्स लोकी से काफ़ी ज़्यादा मैच करती, क्योंकि एसगार्ड के ज़्यादातर मैजिक यूजर्स इल्यूजन मैजिक यूज़ करता है। तो अगर थॉर फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो लोकी की तरह वो फ्रीगा से मैजिक सीखता और लोकी की तरह ही इल्यूजन और टेलीकिनेसिस यूज़ करता। लेकिन थॉर तब भी एक गॉड ऑफ थंडर होता, तो नॉर्मली थॉर के पास थंडर पावर्स के साथ टेलीकिनेसिस, इल्यूजन्स और डिकॉय मैनिपुलेशन जैसी पावर्स होती। और अगर ओडिन को लगता कि थॉर ओडिन फोर्स के लायक है तो आगे चलकर उसे ओडिन फोर्स भी मिल जाती, जिससे थॉर और ज़्यादा पावरफुल बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसगार्ड के लोग बिना मूवीज़ और इंटरनेट के कैसे जी लेते हैं। ठीक वैसे ही भाई जैसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स आज से 100 साल पहले जीते थे। एसगार्डियंस के पास अपनी ड्यूटीज होती है, कोई वॉरियर बनता है, कोई मैजिक सीखता है और कोई कुछ के कुछ करता है। और रही बात एंटरटेनमेंट की, तो एसगार्ड के लोग बहुत ज़्यादा पार्टी भी करते हैं, नहीं तो वो अपने गॉड्स या किंग्स की कहानी सुनते हैं जैसे बोर, ओडिन या थॉर की कहानी हो गई, नहीं तो प्लेस करते हैं जैसे हमने रैग्नारोक और लव एंड थंडर में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस थैनोस विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स। अब इन्फिनिटी वॉर की बात से ये क्वेश्चन बहुत सारे सुपर फैंस के दिमाग में आज भी है, और मैंने तो कई सारे मीम्स भी देखे हैं जिसमें लिखा होता है कि थैनोस लकी था क्योंकि उसकी फाइट इनक्रेडिबल हल्क के साथ नहीं हुई। अब हम सब ने देख रखा है कि इनक्रेडिबल हल्क कितना ज़्यादा एग्रेसिव और पावरफुल था, लेकिन थैनोस ऐसे ही यूनिवर्स के सबसे खतरनाक थ्रेट में से एक नहीं बन गया था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि थैनोस एक इटर्नल और डेविएंट का मिक्सचर था जिसकी एज 1000 ईयर्स थी, और इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना भी उसने कई सारे प्लैनेट्स को बर्बाद करके रखा था। थैनोस एक वॉरियर है और उसके पास कई सारे फाइटिंग स्किल्स और वेपन्स नॉलेज है। वही दूसरी तरफ हल्क बिना सोचे समझे हाथ घुमा देता है। हल्क एक ट्रू वॉरियर की तरह कभी बैटल नहीं कर सकता, इसलिए अगर थैनोस की फाइट हल्क से होती है तो थैनोस का जीतना पक्का है, क्योंकि थैनोस की स्ट्रेंथ हल्क जैसी ही है। वो वेपन्स को बेटर तरीके से यूज कर सकता है, फाइट के दौरान स्ट्रेटेजी बना सकता है, और थैनोस के पास भर भर के बैटल एक्सपीरियंस है। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स है या नहीं, हल्क का इस बैटल में हारना पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मून नाइट इमॉर्टल है। अगर लॉजिकली बात करें तो हाँ, मून नाइट इमॉर्टल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कॉन्शु जिंदा है, क्योंकि मून नाइट कॉन्शु का एक अवतार है और अपना आर्मर समन करने के बाद मून नाइट को किसी भी चीज से मारा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, वकांडा की वाइब्रेनियम शील्ड वर्सेस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई गई सोर्सरस की मैजिकल शील्ड। अब देखो, इन दोनों शील्ड का सोर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। वकांडियंस ने अपनी शील्ड को वाइब्रेनियम से बनाया है और ये शील्ड हमेशा एक्टिव रहती है ताकि बाहर का कोई भी इंसान या एलियन वकांडा में ना घुस पाए। ये शील्ड इतनी एडवांस है कि इसके आर पार धूल मिट्टी भी नहीं जा सकती, और अगर इस शील्ड को पार करने की कोशिश करे तो उस बंदे की वहां मौत भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके सामने शील्ड ने काम नहीं किया, जैसे आउटराइडर्स इन्फिनिटी वॉर में, और पता नहीं कैसे लेकिन नेमोर और उसके लोगों ने भी वकांडा की शील्ड को ब्रेक कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वकांडा शील्ड कमजोर है। इस शील्ड के ऊपर डायरेक्ट थैनोस की ड्रॉपशिप आकर गिरी थी, वो ड्रॉपशिप डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन शील्ड को कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सोर्सरस की बनाई शील्ड है, ये शील्ड उन्होंने एल्ड्रिच मैजिक का यूज करके बनाई थी जब स्कारलेट विच उन पर अटैक करने आई थी, और इस शील्ड ने बिना किसी दिक्कत के क्योस मैजिक को रोक दिया था। पर इस शील्ड की ड्यूरेबिलिटी सोर्सरस के विल पर डिपेंड करती है। जहां पर सोर्सरस की विल पावर कमजोर हो गई, ये शील्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। वैसे जिन लोगों ने ये शील्ड बनाई थी वो अभी एल्ड्रिच मैजिक को सीख रहे थे, इसलिए अगर हम साइड बाय साइड इन दोनों को कंपेयर करें तो वकांडा की शील्ड ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि यहाँ किसी मैन पावर या किसी के विल पावर की जरूरत नहीं है, और ये शील्ड वकांडा की एक टेक्नोलॉजी है। वही सोर्सरस की शील्ड कई सारे मैजिक यूजर्स मिलके बनाते हैं, और अगर एक भी मैजिक यूजर से गलती हो गई तो पूरी शील्ड बेकार हो जाएगी। इसलिए वकांडा की शील्ड बेटर और ड्यूरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांग-ची विद 10 रिंग्स वर्सेस थैनोस। अब यहाँ हम इन्फिनिटी स्टोन्स को नहीं लेने वाले, लेकिन शांग-ची अपने 10 रिंग्स के साथ काफी पावरफुल बन जाता है। उसने ना सिर्फ मैंड्रिन को बराबरी की टक्कर दी थी, बल्कि ड्वेलर इन द डार्कनेस को भी मार दिया था, और फ्यूचर में हमें 10 रिंग्स की और भी पावर्स देखने मिलेगी। पर 10 रिंग्स के साथ भी शांग-ची थैनोस को बीट नहीं कर सकता। एंड गेम में थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, फिर भी उसने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर को नॉकआउट किया था। आयरन मैन अपने सबसे पावरफुल सूट में था, कैप्टन के पास थॉर की पावर्स थी, थॉर के पास एक नहीं बल्कि 2 गॉडली वेपन्स थे, लेकिन तब भी ये तीनों थैनोस का कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो शांग-ची सिर्फ 10 रिंग्स के बेस पर थैनोस से कैसे जीत पाएगा, इसलिए थैनोस शांग-ची को 10 रिंग्स के साथ भी बीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉर वर्सेस कर्स। अब गॉर को हमने देखा था लव
लव एंड थंडर में और कर्स को देखा था डार्क वर्ल्ड के इवेंट के दौरान। अब कर्स और गॉर काफ़ी पावरफुल सुपर विलन्स है। ये बात अलग है कि एमसीयू में इन दोनों को ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया गया, लेकिन अगर ये दोनों फाइट करता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो बिना किसी दिक्कत के कर्स की ज़्यादा है, क्योंकि वो एक डार्क एल्फ है और अपने कर्स आर्मर की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी बन जाता है। और स्ट्रेंथ तो इस लेवल की है कि कर्स म्यूनर की डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर सकता है। वही दूसरी तरफ गॉर है जो एक गॉड किलर है। गॉर थॉर जितना पावरफुल नहीं था, पर इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। ये अकेला 3 वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा था और नेक्रोजॉर्ड की वजह से गॉर शैडो में टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ में मिनियंस भी बना सकता है। और अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो कर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है और इसका यूज़ करके वो डिस्टेंस बनाकर कर्स से फाइट कर सकता है। और नेक्रोसॉर्ड से तो गॉड्स को मारा जाता है, तो कर्स को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गॉर को भी डिस्टेंस बनाकर कर्स से फाइट करनी होगी, क्योंकि कर्स दूसरे बींग्स की लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर कर्स के हाथों गॉर लग गया और उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो गॉर वही मारा जाएगा। इसलिए मेरे ओपिनियन से 10 में से 7 बार तो गॉर इस बैटल का विनर बनेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमोर वर्सेस थॉर। अब एमसीयू के नेमोर और थॉर को अगर हम कंपेयर करें तो ये एक फेयर फाइट नहीं होगी, क्योंकि थॉर का कैरेक्टर अपने पीक पर जा चुका है, जबकि नेमोर अभी एक ही मूवी में अपीयर हुआ है और वो भी उसकी खुद की मूवी नहीं थी। नेमोर पावरफुल है, हम सबको पता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कितना पावरफुल है वो अभी क्लियर नहीं है। उसकी असली पावर पानी में देखने मिलेगी, लेकिन उसकी अंडर वाटर फाइट वकांडा फॉरएवर में देखने नहीं मिली। पर नेमोर जब पानी में होता है तब वो कितना पावरफुल बन जाता है उसकी एक झलक हमें देखने मिली। उसकी स्पेयर की सिर्फ एक टैप से पानी में शॉकवेव बन गई थी। मतलब नेमोर की ट्रू पावर्स हमें अभी तक नहीं पता, इसलिए एमसीयू वर्जन को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। थॉर की मर्जी चले तो बायफ्रोस्ट खोल के नेमोर को सन में फेंक देगा। लेकिन अगर बात करें इनके कॉमिक बैटल की, तो कॉमिक में इन दोनों की 3 बार बैटल हो चुकी है और तीनों बार नेमोर बहुत बुरी तरीके से थॉर के हाथों कूटा गया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि कॉमिक वर्जन में थॉर नेमोर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कॉमिक में ये दोनों कैरेक्टर लड़ चुके हैं, तो हो सकता है कि मूवीज में भी इनकी फाइट हमें फ्यूचर में देखने मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर में ये दोनों टीम अप कर ले। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए तो थॉर ही ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरमैन वर्सेस 2012 के कोर एवेंजर्स। अब सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जबकि कोर एवेंजर्स 2012 में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अब अगर बात करें हॉकाई और ब्लैक विडो की, तो ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस है। क्रिप्टोनाइट के बिना तो ये सुपरमैन को किसी भी हालत में बीट नहीं कर सकते। सुपरमैन पे ना तो ब्लैक विडो के इलेक्ट्रिक वेपन्स का असर होने वाला है और ना ही हॉकाई के एरोस का। कैप्टन अमेरिका एक नॉर्मल ह्यूमन से पावरफुल है, लेकिन एक सुपर सोल्जर और एक क्रिप्टोनियन के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए कैप्टन भी सुपरमैन को बीट नहीं कर सकता। आयरन मैन को अगर बैटमैन की तरह क्रिप्टोनाइट मिले तभी सुपरमैन का कुछ हो सकता है, वरना 2012 के टाइम पे आयरन मैन के आर्मर्स इतने पावरफुल नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियंस या सुपर ह्यूमन से डायरेक्टली फाइट करे। और मार्क 7 तो अपने डेवलपमेंट फेज में था, तो टोनी अपने आर्मर में लगे रॉकेट्स, लेजर बीम्स और रिपल्सर से सुपरमैन को बीट नहीं कर सकता। फिर आता है थॉर। अब ये थॉर प्री अवेकन है, मतलब इसने अभी तक अपनी पावर्स अच्छे से डिस्कवर नहीं की थी और थॉर का ये वर्जन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था अपने हैमर पे। थॉर का ये वर्जन हल्क के बराबर था, लेकिन इतना पावरफुल भी नहीं कि बिना किसी दिक्कत के हल्क को नॉकआउट कर दे। थॉर भी हल्क से फाइट करने में स्ट्रगल तो कर ही रहा था और सुपरमैन की स्पीड भी हल्क से ज़्यादा है और स्ट्राइकिंग पावर भी हल्क के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सुपरमैन थॉर के इस वर्जन को बीट कर देगा। और रही बात हल्क की, तो इस हल्क ने एक लेवाथन को अपने सिर्फ एक पंच में नॉकआउट किया है, पर हल्क के इस वर्जन को बीट करना इम्पॉसिबल नहीं है। पास्ट में हल्क को कई सारे लोग अच्छे से पेल चुके हैं, जैसे खुद अपना थैनोस के पास ना तो सुपरमैन जैसी स्पीड है और ना ही उसके पंच में सुपरमैन जितनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी, लेकिन फिर भी हल्क उससे हार गया। रैग्नारोक इवेंट के दौरान थॉर भी ऑलमोस्ट हल्क को बीट करने वाला था और 2012 में चित्तौरी राइडर्स ने मिलकर हल्क को कुछ देर के लिए ओवरपावर्ड कर दिया था। इसलिए हो सकता है कि हल्क और सुपरमैन की फाइट लंबी चले, लेकिन आखिर में सुपरमैन ही विनर बनेगा। और मैंने एक वोटिंग भी की थी कम्युनिटी टैब पे इन दोनों की फाइट को लेकर, और ज्यादातर सब्सक्राइबर्स का ये मानना था कि सुपरमैन हल्क को बीट कर देगा। इसलिए कंक्लूजन की बात करें तो सुपरमैन 2012 की कोर एवेंजर्स को बीट कर देगा। और इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।